नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। मुंबई में एक ऐसी सड़क बनी है जिससे स्वर लहरियां निकलती हैं। जी हां, जिससे सफर सुहाना हो जाता है। इस दौरान आप अपनी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से नहीं बल्कि सड़क से ही मधुर स्वर लहरियां सुनते हैं। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। मुंबई में पहली बार म्यूजिकल रोड, जी हाँ, मुंबई की कोस्टल रोड पर जब आप सफर करेंगे तो आपको प्रसिद्ध गाने जय हो की धुन सुनाई पड़ेगी। इसके लिए सड़कों पर खास तरह के ग्रूव्स तैयार किए गए हैं। सड़क पर बजते हैं साज, जब गाड़ियां दौड़ती हैं तो होती है मधुर आवाज। और ये आवाज है मशहूर गीत जय हो की धुन की, जिसे आप यहाँ से गुजरते हुए साफ साफ सुन सकते हैं। चंद पलों के लिए खुशनुमा एहसास से रोमांचित हो सकते हैं। यह कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि मुंबई की बेहद खास म्यूजिकल रोड है, जो हाल ही में बनकर तैयार हुई। और इस पर गाड़ियों के सफर के दौरान गाने की धुन बजने के पीछे आखिर क्या राज है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ बात हो रही है मुंबई के कोस्टल रोड पर बने म्यूजिकल रोड की। इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो सड़क है आज इस वजह से भी वायरल है, क्योंकि यहाँ पर संगीत बज रहा है। कोस्टल रोड इस वजह से बनाया गया था क्योंकि ट्रैफिक की जो समस्या है वो खत्म हो। नरीमन पॉइंट से जैसे ही आप वर्ली की तरफ निकलते हैं तो ये कोस्टल रोड आता है। मुंबई की इसी कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड का निर्माण किया गया है। खास बात यह है कि जैसे ही गाड़ियां इस रोड पर 70 और 80 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ती हैं, तो यहां से संगीत की मधुर धुनें फिजा में फैलने लगती हैं। इसका कारण ये है कि इस सड़क को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें निश्चित दूरी और पैटर्न में खांचे यानी ग्रूव्स बनाए गए हैं। जब कोई गाड़ी तय स्पीड पर इन खांचों से गुजरती है तो टायर और सड़क के बीच घर्षण से कंपन पैदा होती है। यही कंपन ध्वनि में बदलकर एक खास म्यूजिक या धुन का एहसास कराती है। खांचों के बीच दूरी जितनी सटीकता से तय की जाती है, धुन उतनी ही साफ सुनाई देती है। सड़क पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उन्हें से बचने के लिए, मूड को ठीक करने के लिए, माहौल को संगीतमय बनाने के लिए भी इस तरह की पहल भारत में पहली बार मुंबई में की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे। दार्जिलिंग की विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज टॉय ट्रेन ने अपने 145 सालों के सफर में पहली बार एक महिला टिकट कलेक्टर का स्वागत किया है। गोरखा समाज की बेटी सरिता योलमो ने इस गौरवपूर्ण जिम्मेदारी को संभालकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है टॉय ट्रेन में पहली बार महिला टीटी। जी हाँ, सरिता के लिए इस ऐतिहासिक ट्रेन में टिकट जांचना किसी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि सरिता अभी न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग रूट पर अकेली महिला टीटी है। विश्व की ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में शामिल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यहाँ रेलवे ने पहली बार एक महिला टिकट कलेक्टर को नियुक्त किया है। सरिता योलमो ने न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलने वाली हेरिटेज टॉय ट्रेन में चीफ टिकट कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल ली है। बादलों के बीच सीटी बजाती वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन को पहली बार टिकट कलेक्टर के रूप में महिला मिली है। इस उपलब्धि तक पहुंचना सरिता योलमो के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि टिकट कलेक्टर के रूप में महिलाएं कम ही शामिल होती हैं। लेकिन पहाड़ की रहने वाली गोरखा बेटी सरिता ने इन सभी परिस्थितियों से पार पाते हुए टिकट कलेक्टर का पद हासिल किया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, एकदम अच्छा लगा, गुड एक्सपीरियंस था। और पैसेंजर का कोऑपरेटिव और वहाँ पर जितना भी स्टाफ था उनका कोऑपरेटिव, टिल दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी टू टिल दार्जिलिंग मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड। सरिता का इस उपलब्धि तक पहुंचने का सफर असाधारण दृढ़ता का प्रतीक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेलवे प्रेस से की और बाद में न्यू जलपाईगुड़ी में टीटी के रूप में एक नई भूमिका संभाली। न्यू जलपाईगुड़ी में नियमित कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ सरिता समय समय पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के टूर ड्यूटी का भी संचालन करती है।
फर्स्ट एक्सपीरियंस, कुछ भी एक्सपीरियंस मेरा नहीं था वहाँ पर, फिर भी मैं हिम्मत करके उसका आइडिया तो नहीं है मेरे को, क्योंकि 2 स्टाफ होने से थोड़ा कोऑपरेट होता है, तो वो मेरा गलती होने से वो सुधार देगा, कुछ ऐसा होता है, कंसल्ट होता है। लेकिन इसमें एक ही मतलब स्टाफ होता है और एक ही स्टाफ सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग जाना पड़ता है। सरिता ने इससे पहले कभी भी टॉय ट्रेन में अपनी सेवाएं नहीं दी थी। उन्होंने इससे पहले इस खास ट्रेन में केवल एक पैसेंजर के तौर पर सफर किया था। सरिता अभी एनजीपी दार्जिलिंग रूट पर अकेली महिला टीटी हैं। जो ड्यूटी करने का एक जो जिम्मेवारी होता है ना, वो तो नहीं था ना। तो अभी मैं यहाँ आई हुई तो 8 साल ही हो गया। अभी थोड़ा यहाँ का ही मैं हो थोड़ा मतलब हैबिट हो रहा है। जब मैं हिल्स में चढ़ी ना, थोड़ा डर भी लगा, और मतलब फर्स्ट टाइम जा रही हूँ ट्रेन में। इतना सिलीगुड़ी दार्जिलिंग तो मैं कभी ट्रेन में नहीं उठी हूँ ना। मैं सोना जैसे गई हूँ, करसिंग से गई हूँ, लेकिन इस यहाँ से तो नहीं गई हूँ ना। तो इतना लंबा जर्नी और एक इतना पैसेंजर का जिम्मेवारी लेके जाना, थोड़ा एक्सपीरियंस भी था। और अच्छा मिला के आई एम हैप्पी। टॉय ट्रेन में सरिता योल्मो की उपस्थिति महज एक नौकरी नहीं है, ये भारतीय रेलवे के संचालन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी कहानी रेलवे में बढ़ते महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है। पार्था प्रदीप दास, सिलीगुड़ी, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के करौली टाइगर रिजर्व एरिया से एक सुखद खबर सामने आई है। यहाँ रिजर्व एरिया में लंबी गर्दन के विलुप्त गिद्धों की 5 प्रजातियां मिली हैं। विलुप्त गिद्धों की प्रजातियां मिलने के बाद वाइल्ड लाइफ कर्मचारियों ने निगरानी बढ़ा दी है। ऐसे में हमारी तीसरी यानी कि जो अगली गुड न्यूज है वो है टाइगर रिजर्व में विलुप्त गिद्धों की प्रजातियां। दरअसल धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के दमोह क्षेत्र में गिद्धों के झुंड मिलने से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व और सेंचुरीज में मॉडल बनकर सामने आया है, क्योंकि दमोह क्षेत्र में गिद्धों का कुनबा बढ़ रहा है। दरअसल दमोह क्षेत्र में गिद्धों की कई प्रजातियां मिली हैं। इनमें से इंडियन वल्चर और इजिप्शियन वल्चर ने अपना यहां पर बसेरा बना लिया है। दरअसल धौलपुर जिले के टाइगर रिजर्व एरिया के दमोह क्षेत्र में एक प्राकृतिक झरना है, वहां पर गिद्धों का एक अच्छा हैबिटेट बनता जा रहा है। यहाँ प्रवासी और यहाँ रहने वाले गिद्ध मिले हैं। यहाँ प्रवासी गिद्धों में यूरेशियन ग्रिफिन, हिमालयन ग्रिफिन, सिनेरियन वल्चर और रेड हेडेड वल्चर के साथ इंडियन वल्चर रह रहे हैं। दमोह और उसके आसपास के एरिया में गिद्धों के लिए बने हैबिटेट में गिद्धों की सुरक्षा के लिए कर्मचारी वहां लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करौली टाइगर रिजर्व है, वहां पर एक दमोह करके जगह है, दमोह वाटरफॉल, वहां पर गिद्धों का एक अच्छा हैबिटेट है। और वर्तमान में जो प्रवासी जो गिद्ध हैं जो बाहर से आते हैं, माइग्रेटरी जो गिद्ध हैं, उनके साथ साथ जो रेजिडेंशियल हैं वो दोनों ही वहाँ पर हैं। मैं जो माइग्रेटरी जो गिद्ध हैं उनमें बात करूँ तो जो ग्रिफन है, यूरेशियन ग्रिफन और हिमालयन ग्रिफन, और इसके अलावा सिनेरियस जो वल्चर है, ये तीनों वहाँ अभी हैं। साथ ही जो रेजिडेंट हैं यहाँ के, इजिप्शियन वल्चर है, इंडियन वल्चर है, वो भी वहाँ पर अभी पाए जाते हैं। तो दमोह और उसके आसपास का एरिया गिद्धों के लिए एक बहुत ही सूटेबल हैबिटेट है, जहाँ पर वो नेस्टिंग भी करते हैं और वहाँ रहते भी हैं, वो प्रवास भी। पश्चिम बंगाल में माध्यमिक परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है और इन परीक्षाओं में जंगली हाथियों के प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर वन विभाग ने परीक्षार्थियों को सुरक्षित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए छात्रों को स्कॉट दिया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है हाथियों के क्षेत्र में छात्रों को मिला मार्ग रक्षक। जी हाँ, बागडोगरा में माध्यमिक परीक्षा 2026 के दौरान वन विभाग ने जंगली हाथियों के प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क और दार्जिलिंग फॉरेस्ट डिवीजन के साथ मिलकर उन्होंने एक स्कॉट सिस्टम तैयार किया है। यहाँ पर सुबह की पाली में वन विभाग के विशेष वाहनों और बसों द्वारा छात्रों को सुरक्षित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। वन विभाग द्वारा बागडोगरा के टिपुखोला, तिरहाना और ताराबाड़ी जैसे क्षेत्रों से छात्रों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों की सेवा शुरू की गई है। ये पहल जंगली हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क और स्थानीय फॉरेस्ट डिवीजन संयुक्त रूप से इस काम को करने में जुटे हुए हैं। लोगों का जो डिपार्टमेंटल व्हीकल है, डिपार्टमेंटल व्हीकल से भी स्टूडेंट फेरी हो रहा है,
कोई कोई जगह में मोटर बाइक में या डिपार्टमेंटल व्हीकल में स्टूडेंट के अपनी घर से फॉरेस्ट के बाहर सेफ एरिया में हम लोग पहुंचा रहा है। और हम लोगों का 5 रेंज टोटल काम कर रहा है, 4 टेरिटोरियल रेंज और वाइल्ड लाइफ स्क्वाड रेंज, एलिफेंट स्क्वाड रेंज, 5 रेंज टोटल काम कर रहा है। 5 रेंज का पकड़ लीजिए, ऑफिसर और स्टाफ मिली है, 50 से 60 स्टाफ और ऑफिसर इनमें बिजी हुआ है। बहुत सुविधा हुआ और धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग की इधर बहुत जंगल है, बहुत डर होता है कि हाथी, बाघ, चीता सभी आता है, और अभी फॉरेस्ट ने गाड़ी दिया, उतना टेंशन नहीं है, इसलिए थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉरेस्ट टीम को। रायसेन नगर पालिका ने संपत्ति कर वसूलने का अनोखा अंदाज निकाला है। यहाँ पर नगर पालिका ने बकायेदारों के घर ढोल बजाकर और पीले चावल देकर उनसे संपत्ति कर देने का अनुरोध किया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है रायसेन में संपत्ति कर वसूली के लिए नई पहल। आपको बता दें कि खराब माली हालत से गुजर रही रायसेन नगर पालिका ने बकायेदारों से संपत्ति कर जमा कराने के लिए नया तरीका अपनाया। इसके लिए नगर पालिका के कर्मचारी बकायेदारों के घर जाकर ढोल बजाकर पीले चावल देकर उनसे संपत्ति कर जमा करने की आग्रह कर रहे हैं। रायसेन नगर पालिका का लगभग 5 करोड़ रुपए से भी अधिक का संपत्ति कर लोगों पर बकाया है। रायसेन नगर पालिका ने संपत्ति कर मांगने के लिए पहले कई बार नोटिस जारी किए। इसके बाद भी जब बकायेदारों ने नगर पालिका का संपत्ति कर जमा नहीं किया तो नगर पालिका ने संपत्ति कर मांगने के लिए ये नया तरीका अपनाया है। रायसेन नगर पालिका में कई बकायेदार ऐसे हैं जिनको नगर पालिका को संपत्ति कर के रूप में लाखों रुपए की राशि जमा करानी है, उसके बावजूद भी वे संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रायसेन नगर पालिका की माली हालत खराब होती जा रही है। इसी वजह से अब नगर पालिका ने संपत्ति कर मांगने के लिए पीले चावल और दरवाजे पर ढोल बजाकर संपत्ति कर मांगने का फैसला लिया। हमने सभी 18 वार्ड के हर एक वार्ड के बड़े बकायेदारों की सूचियां तैयार की हैं, जो लगभग 450 हैं, और उसमें हमारा लगभग 5 करोड़ बकाया भी है। और अब हमने ये प्लान किया है कि छोटे बकायेदारों को भी हम बिल देंगे। इसी के तहत आज गौरव गार्डन का क्योंकि सर्वाधिक बकायेदारों में नाम है, तो इन्हें इसी के साथ और भी कई सारे हमने निकाले, एक के बाद एक हम हर एक जो बड़े बकायेदार हैं उनको भी बिल देंगे। बर्फ की सफेद चादर से ढकी गुरेज घाटी में इन दिनों एक नई कहानी लिखी जा रही है। ये कहानी है हौसले की, आत्मविश्वास की और बेटियों के सपनों की। यहाँ पर सरकार ने छात्राओं के लिए विशेष स्कीइंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसका मकसद दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों की बेटियों को विंटर स्पोर्ट्स से जोड़ना है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 6ठी गुड न्यूज है। गुरेज में छात्राओं को स्कीइंग की ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर का गुरेज बेटियों के सपनों को रफ्तार दे रहा है। यहाँ पर बर्फ से ढकी वादियों के बीच लड़कियों को स्कीइंग सिखाने के लिए स्पेशल स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। बर्फ से ढकी वादियों में इन दिनों खेलों की गूंज सुनाई दे रही है। स्नो क्रिकेट हो, बर्फ पर खेला जा रहा फुटबॉल हो या फिर रोमांच से भरपूर स्कीइंग, हर खेल ने गुरेज के युवाओं में उत्साह भर दिया है। गुरेज घाटी, जहां सर्दियों में चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आती है, वहीं अब यही बर्फ बेटियों के सपनों की राह बन रही है। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित इस विशेष स्कीइंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में घाटी की दर्जनों बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं। अब जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में हुई इस जबरदस्त बर्फबारी के चलते कहीं न कहीं स्नो स्कीइंग के लिए भी मंच सज गया है। यही कारण है कि गुलमर्ग से गुरेज तक स्नो स्कीइंग चैंपियनशिप्स का आयोजन हो रहा है। जम्मू कश्मीर के यूथ एंड स्पोर्ट्स विभाग ने गुरेज घाटी में ग्रामीण लड़कियों के लिए स्नो स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस चैंपियनशिप का मकसद ग्रामीण इलाकों, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों की लड़कियों को मंच देना और उन्हें स्नो स्कीइंग में उनके स्किल को उभारना। और जब बात स्कीइंग की हो तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। बर्फीली ढलानों पर संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ती युवा प्रतिभाएं ये संदेश दे रही हैं कि खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि हौसलों का नाम भी है। प्रशिक्षण के साथ बेटियां भी स्कीइंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं।
जिससे यहाँ पे गुरेज स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला। जिनको स्केटिंग का शौक था उन्होंने भी स्केटिंग सीखा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द यूथ डिपार्टमेंट एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाने चाहिए ताकि गुरेज यूथ इंस्पायर हो और ज़्यादा सपोर्ट्स की तरफ डेवलप हो। कश्मीर में स्नो क्रिकेट से लेकर फुटबॉल और स्कीइंग तक हर खेल ने साबित कर दिया है कि बर्फीली वादियां अब रोमांच और रोजगार का नया केंद्र बन रही हैं। यहाँ पे एक अच्छा स्की का जो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्की का जो ट्रैक बना है, जहाँ पे यहाँ का जो लोकल यूथ है, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो आके बेसिक कोर्सेज सीख सकते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके न कि सिर्फ गुरेज को बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा को और स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में गुलमर्ग और गुरेज जैसी जगहें राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विंटर स्पोर्ट्स हब बनेंगी, क्योंकि स्कीइंग प्रशिक्षण प्रतियोगिताएं और विंटर फेस्टिवल न केवल खिलाड़ियों को मंच दे रहे हैं बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के मौके भी बना रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में महाशिवरात्रि की रौनक दिख रही है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में विशेष रूप से इस पर्व की तैयारी तेज हो गई है। विश्वनाथ धाम से लेकर बैद्यनाथ धाम तक जगमगा रहे हैं। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को लेकर सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है महाशिवरात्रि पर सुरक्षा की महातैयारी। जी हाँ, आपको बता दें महाशिवरात्रि पर 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के वाराणसी पहुंचने का अनुमान है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। के देव महादेव और मां पार्वती के शुभ विवाह का पवित्र दिन महाशिवरात्रि, वो भव्य, दिव्य और अलौकिक क्षण जब कैलाशपति शिव हिमालय पुत्री पार्वती के संग परिणय सूत्र में बनते हैं। ये केवल एक विवाह का दिन नहीं बल्कि शिव और शक्ति के सनातन मिलन का उत्सव है, जो सृष्टि के संतुलन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिव्य पर्व को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भक्तों की बयार बह रही है। इस पवित्र दिन के लिए काशी, उज्जैन, हरिद्वार, सोमनाथ समेत तमाम शिव धामों में विशेष सजावट की गई है। शिव बारात की झांकियां और भव्य शोभा यात्राओं के लिए तैयारियां तेज हो गई है। देवघर में शिव बारात की तैयारी को लेकर आज शिवरात्रि महोत्सव समिति और देवघर डीसी समेत तमाम पदाधिकारी ने स्टेडियम और रूट लाइन का जायजा लिया है और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे कार्यों में समीक्षा की। लास्ट ईयर से राज्य सरकार के द्वारा इसका आयोजन शुरू किया गया है, तो इस साल भी एक शिव बारात का आयोजन किया जाएगा, जो कि केकेएन स्टेडियम से निकलेगा। केकेएन स्टेडियम में हमारे शिव बारात के अवसर पर जितनी भी झांकियाँ प्रदर्शनी है, जो लगभग 30 साल से ज़्यादा से ये निकल रही है, वो वहाँ जमा होंगे और केकेएन स्टेडियम से हमारे शहर के विभिन्न रूट लाइन होते हुए फिर मंदिर की ओर जाएंगे और तत्पश्चात ये शाम से रात तक होगा, देर रात्रि तक। राजधानी दिल्ली में कल शिव बारात निकलेगी, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। शिवरात्रि 15 फरवरी को है, लेकिन 13 फरवरी से ही चांदनी चौक में शिवरात्रि का जो जश्न है, उत्सव है, वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि 13 फरवरी को यहाँ पर एक शिव बारात निकाली जाएगी और जो कि इसी मंदिर पर आकर उस शिव बारात का समापन होगा। उस शिव बारात पे नंदी पर सवार दूल्हा यानी कि शिव जी होंगे, ब्रह्मा विष्णु होंगे और बहुत सारे देवी देवता होंगे। दिल्ली ही नहीं, ज्योतिर्लिंग धामों में भी महाशिवरात्रि को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और दर्शन पूजन के लिए नियम बनाए गए। व्यवस्थाओं की यदि बात करें तो पुलिस प्रशासन, नगरपालिका, होमगार्ड एवं अन्य दीगर विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा।
मान्यता है कि भगवान शिवरात्रि का विश्राम ओंकारेश्वर में ही करते हैं। इसी वजह से यहाँ शयन आरती का खास महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन ज्यादा से ज्यादा भक्तों को भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिले, इसके लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कपाट 48 घंटे तक खुले रहते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान की 4 प्रहर की पूजा की जाएगी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो शिवरात्रि के दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। ओंकारेश्वर के साथ साथ महाकालेश्वर धाम में भी महाशिवरात्रि की रौनक देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से शिव नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग महाकाल की नगरी में पहुँच रहे हैं। ये तो एकदम मोहित करने वाला श्रृंगार है। ऐसा लगता है कि एकदम भस्म एकदम चले जाए, एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं जब भी महाकाल में आते हैं। आस्था की नगरी काशी, जहां हर गली में शिव का नाम गूंजता, वहां ही महाशिवरात्रि को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ शिव महोत्सव के रंग कुछ ऐसे बिखरे हैं कि पूरा बनारस शिवमय हो उठा है। इस बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा इस बार महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में, क्योंकि भारी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। काशी में श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। विश्वनाथ मंदिर जो है वो मुख्य केंद्र बिंदु रहता है यहाँ पे, और उसके लिए यहाँ पे सभी तरीके के पुलिस बल जो हैं, पीएसी, कमांडोज और एटीएस सभी यहाँ पे तैनात रहेंगे। जाहिर है काशी विश्वनाथ धाम समेत तमाम शिव धामों में भक्ति, उल्लास और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिलने वाला है, वो भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। वाराणसी से रोशन जायसवाल, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, उज्जैन से संदीप कुलक्षेत्र और ओंकारेश्वर से जय नागद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।